आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस में। मैं धर्मवीर कुमार और हम आज जो हमारा होगा पॉलिटी का इंडियन पॉलिटी यानी कह सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में वह उपराष्ट्रपति पर हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए उपराष्ट्रपति जो है का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ बहुत सारे ऐसे फैक्ट जुड़े हुए हैं जो अधिकतर उन फैक्ट उन मानो कह सकते हैं कि अधिकतर लोगों को उन फैक्ट से जानकारी बहुत नहीं हो पाती है। तो आज हम उन सब पहलू पर भी चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति के साथ साथ जो उपराष्ट्रपति जुड़े हुए जो फैक्ट है उनसे भी उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन सा प्रश्न एग्जाम में यानी कौन कौन सा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं उस पर भी हम फोकस करेंगे। तो चलिए जानते हैं उपराष्ट्रपति। सर्वप्रथम आपको उपराष्ट्रपति के बारे में आपको हम बता दें। पहला तो यह है कि प्रोटोकॉल यानी कह सकते हैं संविधान में जो पदानुक्रम है, प्रोटोकॉल यानी पदानुक्रम है, तो उस प्रोटोकॉल में इनका दूसरा वरीयता है। तो पद वरीयता सूची में दूसरा स्थान, ठीक है। पद वरीयता सूची में यह दूसरा स्थान है यानी भारत का प्रथम जो वरीयता है पद में वह कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति को प्रथम वरीयता दिया गया है और दूसरी वरीयता किनको मिला है, तो उपराष्ट्रपति को मिला है। देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में एक बहुत ही अच्छी फैक्ट्स है। इनको अगर जो है कहा जाए तो इंग्लिश में एक वर्ड होता है हिज सुपरफुलनेस, है ना। इसका अर्थ होता है कि यह पद ही बनाया गया था जो मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ज़्यादा इनको बनाया गया था। ज़्यादा कहीं कहा जाए तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वह राष्ट्रपति के संदर्भ में ज़्यादा है। अब कैसे, इस पर जब चर्चा करेंगे पूरा तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कैसे इनको जो है हिज सुपरफुलनेस जो है कहा जाता है ना। जो एक पद होते हुए उपराष्ट्रपति का पद होते हुए भी अपने पद का या शक्ति का या कह सकते कार्य या दायित्व कोई विशेष नहीं है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को पहला देखा जाए शक्ति, दूसरा कार्य, तीसरा हम देंगे संवैधानिक स्थिति। देखिए अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का जो पद है उस पद के अनुसार कोई शक्ति कोई खास नहीं है, कोई ज़्यादा कोई पावर नहीं है इनके पास, कोई ज़्यादा शक्ति नहीं है ना, और कोई ज़्यादा पावर नहीं है, ठीक है। कार्य भी ड्यूटीज भी जो है जो उपराष्ट्रपति का जो कार्य है कोई ऐसा नहीं है कि वह कार्य इनके माने पद से जुड़ा हो। इनकी जो कार्य है वह इनकी माने पद से ठीक विपरीत स्वभाव वाला होता है। और संवैधानिक स्थिति क्या है, उपराष्ट्रपति का पद जो है क्यों बनाया गया था और किस लिए बनाया गया था, क्योंकि बात यहाँ पर उठती है, बार बार उठता है कि उपराष्ट्रपति का जो होता पद है वो उपराष्ट्रपति का पद मुख्य रूप से राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनके कार्यों और दायित्वों को संभालने के लिए जो है उपराष्ट्रपति का पद जो है कह सकते हैं क्रिएशन किया गया था या इसको लाया गया था। तो यूएसए के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए के संविधान अमेरिकी संविधान से अधिकृत है या लिया गया है। अब चर्चा आपको करना है तो पहले आपको जो है जानना होगा कि उपराष्ट्र संबंधी क्या क्या जो है अनुच्छेद है, संविधान में कौन कौन सा ऐसा आर्टिकल्स है जो उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। तो संविधान में आर्टिकल्स अगर देखा जाए तो उस पर हम चर्चा पहले देखेंगे कि कौन कौन सा आर्टिकल्स है जो उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ अगर देखा जाए अनुच्छेद
63, ठीक है। उसके बाद 64, 65, 66, 67, 68, ठीक है। पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं 63 है क्या। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि उपराष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, हिज सुपरफ्लुएंस कहा, हिज सुपरफ्लुएंस कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि पद होते हुए भी, उपराष्ट्रपति का पद होते हुए भी उनको कोई शक्ति, उनके उस पद का कोई शक्ति नहीं है और न उस पद का कोई विशेष कार्य प्रावधान किया गया। ओनली फॉर एक गरिमामय, कह सकते हैं गरिमामय पद है। और यह गरिमामय पद जो है इसलिए क्रिएशन किया गया था क्योंकि जब राष्ट्रपति आकस्मिक परिस्थिति हो तो वैसे आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। तो पहला तो 63 क्या कहता है, 63 में कहता है उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में बताता है कि उपराष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का पद। 64 कहता है यह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। 65 में है आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति का आकस्मिक स्थिति में, यहां पर राष्ट्रपति का लिख लीजिए, राष्ट्रपति का कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा। छियासठ में इनका चुनाव है और 67 में इनकी पदावधि है। अड़सठ में है रिक्तियों को भरने के संबंध में, रिक्तियों के उपराष्ट्रपति की रिक्तियों के संबंध में उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर पद भरने का संबंध। देखिए आर्टिकल्स तो आराम से कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, आप आर्टिकल्स को देख भी सकते हैं, लेकिन आर्टिकल्स को जो है अनुच्छेद जो है उनको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको हम इसलिए थोड़ा सा आर्टिकल्स लिख दिए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह आर्टिकल्स रटने में विश्वास करते हैं। तो चलिए आप आर्टिकल्स एक बार देख भी लिए, अब हम इसको बारी बारी से इसको चर्चा करेंगे कि किस आर्टिकल्स में कौन सा तत्व या कौन सा जो है फैक्ट्स उसमें छुपा हुआ है और उसके कैसे हम व्याख्या कर सकते हैं और संविधान में किस तरह से उसकी व्याख्या की जाती है, कैसा उसका इंटरप्रिटेशन होता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला है उपराष्ट्रपति का पद। तो यहाँ पर इसको देखना है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपको उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद संबंधित किस अनुच्छेद में है, तो 63 में है। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो 63 में है। अब यहाँ पर इस पर ज्यादा कुछ फोकस नहीं करना है, उपराष्ट्रपति का पद सीधे जानना है कि 63 में है। 64 क्या है कि उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति। अब पदेन का मतलब समझिए, पदेन का मतलब होता है बाई पोस्ट, है ना। तो जब जैसे ही उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, जैसे ही उपराष्ट्रपति का कह सकते हैं उपराष्ट्रपति का जो है पद प्राप्त करते हैं आप, उसी तरह से जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद प्राप्त करते हैं वैसे पद प्राप्ति करते ही आप जो है कह सकते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। यानी उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति पर आपकी माने नियुक्ति हुआ, माने आप पद ग्रहण किए, तो उपराष्ट्रपति की पद ग्रहण करने से ही आप जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। तो पदेन सभापति का मतलब ही होता है पद से ही,
पदेन सभापति का मतलब क्या होता है? पद से ही, जैसे ही आप पद ग्रहण किए वैसे ही आप अपने आप उसका जो है हो गया, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक बात आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी कि सभापति का राज्यसभा का क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया जाए कि राज्यसभा का सभापति का चुनाव कैसे होता है, तो जो व्यक्ति थोड़ा सा इस पर नहीं व्याख्या किए होंगे उनको लिए तो उलझन हो जाएगा कि राज्यसभा का सभापति का चुनाव कैसे होता है। तो भाई आप तो वहाँ पढ़े कही है कि है, तो कभी संविधान में हम देखे ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कभी पढ़े ही नहीं कि राज्यसभा का सभापति का चुनाव कैसे होता है। तो आपको सीधे से आपको हम यहाँ बताए थे, इस चीज को ध्यान रखना होगा कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। तो जब राज्यसभा की पदेन सभापति होती है तो जो उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति की जो चुनावी प्रक्रिया है वही चुनावी प्रक्रिया, वही प्रोसेस क्या होगा? उपसभापति का मतलब वही हुआ। तो आप कह सकते हैं कि राज्यसभा का सभापति का चुनाव कैसे होता है, तो आप सिंपल सा आंसर उसको जवाब देना होगा कि राज्यसभा का सभापति ऑलरेडी उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अतः उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है प्रक्रिया वही तो सभापति का चुनाव है, राज्यसभा का सभापति हो गए। बात को समझ में आया कि नहीं? जैसे कहने का मतलब है कि जो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं कहाँ का? राज्यसभा का। तो जब राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं तो जो वह पद से ही होते हैं, तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वही तो राज्यसभा मान कह सकते हैं राज्यसभा के सभापति का चुनाव हुआ, वो सेम वही व्यक्ति तो राज्यसभा के सभापति बनते हैं। अब आपको यहाँ जानना क्या है कि पदेन सभापति में होता क्या है कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। तो पदेन सभापति राज्यसभा का है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति। अब आपको यह बात जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह उपराष्ट्रपति के पद से नहीं मिलता है। तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है उनको उस पद के लिए नहीं मिलता है जिस पद के लिए चुना गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति चुने गए, तो उपराष्ट्रपति का जो चुना गया जिस पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए, उनको वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है, उनको वेतन मिलता है किसकी पद के लिए? तो सभापति का वेतन मिलता है। तो यहाँ पर आपको नोट करना होगा कि यहाँ जो है उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति का मिलता है। मतलब उपराष्ट्रपति का पद है लेकिन वेतन किसका मिलता है? राज्यसभा के सभापति का। तो पद का वेतन नहीं मिलता है, जिस पद के लिए वो चुने गए उस पद का वेतन नहीं मिलता है, बल्कि जिस पद का वो कार्य करते हैं उसका वेतन मिलता है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हुआ, यहाँ पर क्या है? पद का वेतन नहीं मिलता है बल्कि उनके कार्य का मिलता है। तो उनका कार्य क्या है? राज्यसभा का सभापति है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहां भी आए कि उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य क्या है, तो राज्यसभा का सभापति होना उपराष्ट्रपति का जो है प्रमुख दायित्व है, कार्य है। ठीक है, तो अब जो है उपराष्ट्रपति का पद तो उपराष्ट्रपति है, लेकिन चुने भी गए हैं किसके लिए? उपराष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन वेतन किसका मिलता है? राज्यसभा के सभापति का। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करेगा कि पद का वेतन नहीं मिलता है, जिस पद को नहीं है उस पद का वेतन मिलता है। तो पद क्या है उनका? उपराष्ट्रपति, तो उसका वेतन नहीं मिलता है। लेकिन ये पद से ही क्या होते हैं? जैसे उपराष्ट्रपति बनते हैं उसी पद से ही क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसीलिए इनको सभापति का वेतन मिलता है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन जो मिलता है वह किसका मिलता है? तो राज्यसभा का सभापति के मिलता है ना। तो देखिए कितना एक तरह की विपरीत बात हो गई
कि पद पद का वेतन नहीं बल्कि जो काम कर रहा है उस कार्य का वेतन मिलता है। तो एक प्रकार का जो है ये अलग प्रकार का। दूसरी बात क्या है कि अब राज्यसभा के पद पे, राज्यसभा के पद पे ये बन जाते हैं तो इनका वेतन मिलता है राज्यसभा पद का। दूसरी बात, आप अगर तुलना कीजिए राष्ट्रपति में और जो है उपराष्ट्रपति में, तो बड़ा ही आपको रोचक बात मिलेगा। अब आपको जैसा हम इस पर समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे देखिए पहला समझिए, जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर एक चीज तो आप समझ लीजिए अच्छी तरह से कि इनकी शक्ति क्या है, उपराष्ट्रपति की शक्ति क्या है। तो उपराष्ट्रपति की कोई पद का कोई शक्ति नहीं दिया गया है, वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे तो उनके शक्तियों का जो है कह सकते हैं उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो पहला चीज आपको ये भी ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति की कौन सी शक्ति दिया गया है। तो संविधान में उपराष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में कोई विशेष व्याख्या नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति क्या शक्ति होगा इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है तो क्या चीज का कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनके शक्तियों और दायित्वों का क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। तो यहाँ पर एक बात आपको और जान लेना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनके शक्तियों, कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हैं। पहले इसको आप जानिए। अब मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति तो बने लेकिन उनको कोई पावर नहीं, उपराष्ट्रपति को कोई शक्ति नहीं दी गई है। तो उपराष्ट्रपति बनाया क्यों गया? तो उपराष्ट्रपति इसलिए बनाया गया जब राष्ट्रपति की पद आकस्मिक परिस्थिति में, किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के पद को, राष्ट्रपति के कार्य को, शक्ति को जो है निर्वहन करने के लिए उपराष्ट्रपति का पद क्रिएट किया गया। अब आपको उपराष्ट्रपति जो है नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनके शक्ति और कार्यों का दायित्व का निर्वहन करेंगे। अब उपराष्ट्रपति का पद कैसे, राष्ट्रपति का पद कैसे जो है माने कह सकते हैं कि रिक्त हो सकता है? आप जो है जानते होंगे कि राष्ट्रपति कभी कभी विदेश दौरा पड़ जाते हैं, या राष्ट्रपति की कोई बीमारी से ग्रसित हो जाए, या राष्ट्रपति पद से त्याग कर दे। देखिए ये सब बताए हुए हैं राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति या तो पद से त्याग कर दे, है ना, अपना जो कह सकते हैं रिजाइनेशन दे दे, राष्ट्रपति पद से त्याग दे दे, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए, महाभियोग प्रक्रिया के दौरान उनको हटा दिया गया हो, तब भी उनको राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। दूसरा है राष्ट्रपति किसी लंबी यात्रा कह सकते हैं बहुत बड़ी लंबी यात्रा दौरे पर गए हो, तो उस परिस्थिति में भी जो है राष्ट्रपति का जो है कह सकते हैं कि माने पद खाली हो जाता है। दूसरी बात अगली बात कि राष्ट्रपति बीमार पड़ गए हों, अपने कार्यों को करने में सक्षम हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है राष्ट्रपति का जो है पद रिक्त हो जाता है। तो बहुत सारा परिस्थिति आया। हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1960 में 15 दिनों के लिए, देखिए ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसा जो भी बात आपको बताते हैं वो जो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 15 दिनों के लिए रूस की यात्रा पर गए। उस समय उन्होंने मतलब राष्ट्रपति खुद स्वयं जब यात्रा दौरा पड़ जाते हैं तो राष्ट्रपति स्वयं इस बात को अभिनिर्धारित कर जाते हैं कि हमारे अनुपस्थिति में इन कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। तो यह जो है वो लिखित हो जाता है। तो जैसे ही राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति दौरा पर गए, उनके कार्यों का माने कह सकते हैं शक्तियों का, दायित्वों का निर्वहन तत्कालिक उस समय के जो उपराष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली राधाकृष्ण महोदय ने किया। उसके अलावा आपको बता देते हैं कि 1961 के दौरान, मैंने हमें वो ईयर्स याद नहीं है, परंतु हुआ क्या था कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भयंकर बीमारी से जूझ रहे थे।
तो एक उस समय भी जो है उपराष्ट्रपति ने उनके पद और शक्तियों का जो है निर्वहन किया। तो जब उपराष्ट्रपति किसी बीमारी से या किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं, लंबी यात्रा पर, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। अब उपराष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करेंगे, तब वह सभापति का कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे। ये भी चीज नोट कर लीजिएगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कर्तव्य या दायित्व का निर्वहन करेंगे, तो उस समय उनको वेतन सभापति वाला नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का किसी परिस्थितिवश, चाहे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु होने के बाद तत्काल उनको जो है, जब तक चुनाव नहीं होता है राष्ट्रपति का, तब तक के लिए उनके पद को कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा, तो महाभियोग के बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को पद कौन भरेंगे? उपराष्ट्रपति भरेंगे। उपराष्ट्रपति उनकी शक्तियों और दायित्वों का निर्वहन करेंगे। तो मान लीजिए कि किसी कारणवश, सारी परिस्थिति आप जान गए, महाभियोग हुआ, त्याग हुआ, बीमारी हुआ, या अन्य कोई कारण है ना, या मृत्यु हो गया, निधन हो गया, तो इस परिस्थिति में जब उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है, तो राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है, इसी को ऐसा फिर से डिफाइन करते हैं। यदि मान लीजिए मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग, है ना, या कह सकते हैं बीमारी, या किसी विदेश यात्रा की, किसी लंबी विदेश यात्रा, है ना, या राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध सुप्रीम कोर्ट द्वारा करार किए जाने पर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है किसी कारणवश, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में, है ना, आकस्मिक परिस्थिति में, कौन परिस्थिति में? आकस्मिक परिस्थिति में। तो 65 क्या कहता है कि आकस्मिक परिस्थिति में, यहां पर आपको नोट भी करना होगा, है ना, आकस्मिक परिस्थिति में, आकस्मिक परिस्थिति, आकस्मिक परिस्थिति, है ना, अचानक कोई ऐसा परिस्थिति आया जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होने वाला है या रिक्त हो गया, तो वैसे आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो गया, तब उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्य और दायित्व का पालन करेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन, ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा है ना, पिछला बिहार एसआई दरोगा में जो है यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के शक्तियों और दायित्वों का पालन का निर्धारण किस अनुच्छेद के तहत है? 65 के तहत। तो आकस्मिक परिस्थिति में जब ऐसा आया, तब उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति का, है ना, ऑटोमेटिक राष्ट्रपति का जो है पदभार या शक्ति का, कह सकते हैं शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जब वह राष्ट्रपति का कार्य दायित्व का निर्वहन करेंगे, तो उनका वेतन और भत्ता राष्ट्रपति का मिलेगा। तो यहां भी नोट करना होगा, नोट में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद, शक्ति एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो उनका वेतन राष्ट्रपति का मिलता है, न कि सभापति का। देखिए, आपको हम बोल देते हैं, फिर सुन लीजिए। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्य, दायित्व, शक्ति का निर्वहन करेंगे, तो उनका वेतन किसका मिलेगा? राष्ट्रपति का मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति का मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। और जब वह उपराष्ट्रपति पद का जो है अति करते हैं, उपराष्ट्रपति पद पर रहते हैं, तब उनका वेतन मिलता है कौन सी का?
सभापति का, जब बहुत बहुत ही अजीब बात है, उपराष्ट्रपति का जब पद पर रहते हैं, जब वह उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, तब उनका वेतन किसका मिलता है? सभापति का। नोट किए, समझ में आया? उपराष्ट्रपति पद पर है तो वेतन किसका? सभापति का। और जब वह राष्ट्रपति के पद पर है तब उनका वेतन सभापति का नहीं मिलता है, उस दौरान उनका वेतन राष्ट्रपति का ही मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो यह बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब उपराष्ट्रपति का वेतन किसका मिलता है? उपराष्ट्रपति जब पद पर रहते हैं तो उनका वेतन सभापति का मिलता है, और जब उपराष्ट्रपति किसी कारण से राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं तब उनका वेतन मिलता है राष्ट्रपति का, सभापति का नहीं मिलता है। अब आपको 66 में 65 क्लियर हो गया, 66 पर ध्यान रखेंगे। चलिए, सिक्सटी सिक्स है क्या, इसको देखेंगे। यह है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव, देखिए अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है, इस संबंध में आपको बता दे कि 11वां संविधान संशोधन 1961 है ना, 11वां संविधान संशोधन 1961 से पहले होता क्या था, इसी को ध्यान रखिएगा। 11वां संविधान संशोधन 1961 से पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव है ना, 1961 से पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त बैठक, सदन के लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक के द्वारा होती थी। लेकिन 11वां संविधान संशोधन 1961 में उपराष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया गया। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा। नोट यहां कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव कौन सी के द्वारा? निर्वाचक मंडल के द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा हुआ? निर्वाचक मंडल के द्वारा। अब यह निर्वाचक मंडल जो बनाया गया, कब बनाया गया? तो 11वां संविधान संशोधन 1961 में। उसके पहले क्या था? 11वां संविधान संशोधन 1961 से पहले उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता था वह निर्वाचक मंडल के द्वारा नहीं होता था। इस चीज को नोट करिएगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा नहीं होता था। उसके पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन के संयुक्त बैठक के द्वारा होती थी। तो इस चीज को भी आपको याद रखना होगा, है ना। 11वां संविधान संशोधन 1961, 11वां संविधान संशोधन 1961। तो 11वां संविधान संशोधन 1961 में उपराष्ट्रपति के लिए क्या बनाया गया? निर्वाचक मंडल बनाया गया। उसके पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता था? तो संयुक्त बैठक किसके द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो निर्वाचक मंडल है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा? तो इस निर्वाचक मंडल में आपको यह जान लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा। नोट कर देते हैं निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? लोकसभा के सभी सदस्य और दूसरा राज्यसभा के सभी सदस्य। अब आप अपने थोड़ा सा कह सकते हैं माइंड को एक्सरसाइज कीजिए और पिछले राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को याद कीजिए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में
कौन कौन शामिल होते थे, कौन कौन शामिल होता है ना, उसको आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दीजिए और आपको हम बता भी दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्वेश्चन मेरा सुन लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। तो आप अपना जो है, अपना जो आंसर, जो राष्ट्रपति का जो वीडियो देखे हैं, अच्छा जो जानते भी हैं, वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। ऐसे आपको हम बता देते हैं। चलिए, आपको पता होगा कि ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से इनका निर्वाचक मंडल अलग है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन है, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। इसमें मनोनीत भी ले लेंगे, माने निर्वाचित भी रहेगा, मनोनीत भी रहेगा, सभी का मतलब टोटल, सभी का मतलब क्या हो, टोटल, इसमें भी सभी सदस्य। तो ये जो है किसके चुनाव में होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब आपको इनका भी चुनाव की जो प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है ना, यह भी प्रक्रिया जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार है। तो चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया है ना, या चुनाव की विधि कह सकते हैं। चुनाव की सबसे अच्छा बात है चुनाव की विधि, यहां नोट कर देते हैं, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार। इसको हम बता चुके हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हम बता चुके हैं। राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति का चुनाव जो था, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया होता है, उसमें हम एकल संक्रमणीय मत चुनाव प्रणाली बता चुके हैं। अगर आप में से किसी को इसको समझना हो तो आप जो है जाकर के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देखिए जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव है, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस पर अगर आप उसको समझ गए तो यहाँ पर सेम है ना। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि राष्ट्रपति पद के लिए जितने उम्मीदवार होते हैं और उनको हर एक उम्मीदवार को उतना मत दिया जाता है। तो आपको इस चीज को जानना अगर डिटेल से है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखिए। चुनाव की विधि क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार है ना। अगर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखिए। अब क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है, चुनाव की विधि है, इस विधि से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। दूसरी बात क्या है कि आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या योग्यता है ये जानना है, ये भी 66 में ही है, ठीक है। तो 66 में ही उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की योग्यता दिया गया है। तो यहां पर आपको ये भी जान लेना है। दूसरा चीज, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की योग्यता, देखिए इसमें क्या है कि यहाँ उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का योग्यता है, पहला तो आपको जानते हैं उम्र वाला तो वही है 35 वर्ष, उम्र 35 वर्ष। दूसरा है, एक तो भारत के नागरिक, आपको लिख भी दे, जैसे आप लोग जानते भी होंगे, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। नंबर 1 भारत का नागरिक। दूसरा, उम्र 35 वर्ष। तीसरा, राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता। और चौथा, लाभ के पद धारक नहीं होना चाहिए, लाभ के पद धारक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाभ का पद धारक नहीं होना चाहिए। और लाभ का पद भी हम राष्ट्रपति वाले वीडियो में बताए हुए हैं, लाभ का पद किसे माना जाता है, किसे नहीं माना जाता है। ऐसे हम आपको फिर से तो थोड़ा सा है इसलिए बताते हैं, चूंकि राष्ट्रपति, राज्यपाल है ना, संघ के मंत्री परिषद के सदस्य और राज्य विधानसभा के मंत्री परिषद के सदस्य
को जो है लाभ का पद नहीं माना जाता है, माने इनको लाभ का पद में नहीं माना जाता है, नहीं रखा गया है, बाकी को लाभ का पद समझा जाता है। तो चलिए, लाभ का पद धारक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उम्मीदवार को, है ना, उसके अतिरिक्त उम्मीदवार को, 5वां नंबर, उम्मीदवार को, ठीक है, इसको हम नोट के ऊपर लिख देते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक कहाँ का? निर्वाचक मंडल के, निर्वाचक मंडल के द्वारा समर्थित पत्र होना चाहिए। तो इनके लिए, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होते थे, है ना, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक है। क्लियर हो गया? और कहाँ का कौन प्रस्तावक के थ्रू बन सकते हैं? आप और हम प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं, इनका प्रस्तावक कौन बनेगा? निर्वाचक मंडल के सदस्य। देखिए, हर चीज को समझिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब प्रस्तावक बनना है तो कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरू बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, है ना। उपराष्ट्रपति की गरिमा के पद होता है, इसलिए उनका प्रस्तावक कौन होगा? 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होगा। कहाँ का? निर्वाचक मंडल का, इसलिए हम लोग लिख भी दिए हैं निर्वाचक मंडल का। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त 15,000, है ना, 15,000 रुपए की जमानत राशि रिजर्व बैंक के नाम से जमा करना होगा। इसके बारे में बताएं, जमानत राशि क्या होता है कि अगर जो वैध मत है उस वैध मत को, है ना, अगर 1/6 आप नहीं लाते हैं, कुल वैध मत का 1/6 मत प्राप्त नहीं करते हैं, तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। ये भी बता चुके हैं, लेकिन अभी भी बता दिए हैं कि अगर आप जो है 1/6, किसका 1/6? वैध मत का, है ना, वैध मत का 1/6 अगर नहीं लाते हैं तो जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। तो इतना आपको करना होगा। उम्मीदवार के लिए क्या क्या चाहिए? 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक और साथ साथ 15,000 की जमानत राशि। और यह कब से किया गया? 1997 से, है ना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव, है ना, संबंधी एक जो है, कह सकते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी योग्यता के बारे में एक निर्धारण किया है 1997 में। उसके पहले 2500 ही था। पहले जमानत राशि कितना था? 1997 से पहले जमानत राशि कितना था? 2500, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया। कितना किया गया? 15,000। और 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक इसलिए किया गया कि लोग क्या होते थे कि पहले लोग जो है अधिकतर को, मैंने ऐसा होता था कि अपने नाम को सिर्फ हाईलाइट करने के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो जाता था, है ना, खड़े हो जाते थे। तो भाई क्या, तो फलाने के अमुक आदमी के, अमुक ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, एक तरह का नाम होता था। लेकिन उसको हतोत्साहित करने के लिए वैसे व्यक्ति जो गंभीर नहीं है, कह सकते हैं जो राष्ट्रपति के लायक गंभीर नहीं है, उनको हतोत्साहित करने के लिए ही या 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक संबंधी प्रावधान लाया गया निर्वाचक मंडल में, है ना। और साथ साथ जमानत की राशि बढ़ा दी गई। कितना? 15,000। तो यह क्यों किया गया? अगंभीर प्रत्याशित, अगंभीर, हम जो बोले गंभीर नहीं, अगंभीर प्रत्याशित को हतोत्साहित करने के लिए, कि जल्दी से कोई फटाक से कोई आदमी जल्दी नहीं, ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ ले या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ले, उसको इस चीज को रोकने के लिए, है ना, सभी व्यक्तियों को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी, चूंकि आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको उसके लायक आपको होना चाहिए, आप उस लायक होने चाहिए, तभी जाकर कर सकते हैं। दूसरा है कि जो है आप जो है एक बात तो हम बताए भी थे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या होना चाहिए? राज्यसभा का जो है सदस्य का योग्यता होना चाहिए। शायद उसको हम लिख दिए होंगे, अब फिर भी हमको बता देते हैं कि राज्यसभा के सदस्य का योग्यता भी होना चाहिए, है ना, उपराष्ट्रपति के लिए। चलिए, इतना आप जान गए। अब आपको जो है आगे आपको थोड़ा सा ये जानना होगा कि इनका निर्वाचक मंडल में सबसे बड़ी बात आपको बता दी कि यह जो निर्वाचक मंडल का द्वारा होना चाहिए, और साथ साथ जो है 1997 से ये जो है लागू, 1997 से
1997 से। आगे आपको जानना है कि उपराष्ट्रपति का पदावधि क्या होता है ना। तो पदावधि पर चर्चा करेंगे अनुच्छेद 67 में। उपराष्ट्रपति का पदावधि तो इनका भी है पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों तक, परंतु जब तक उपराष्ट्रपति जब तक कोई दूसरे जब कह सकते हैं जब तक उपराष्ट्रपति या निर्वाचित राष्ट्रपति, जब तक निर्वाचित या यहाँ कह सकते हैं नए उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इस पर हम इसको इसलिए लिख देते हैं, अधिकतर को यही बात हम राष्ट्रपति में ही बताए हैं, यहाँ भी बता दिए हैं, क्योंकि आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद है कि जब तक आपके नए या निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक आपको पद पर बने रहना है। इस चीज को आप जान लीजिए, पद ग्रहण करने की तिथि से कितना वर्ष है, 5 वर्ष तक। लेकिन जब तक निर्वाचित या नए उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते तब तक आपको उस पर पद पर बना रहना है। उसके अलावा भी है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, इसी में है पद रिक्त। देखिए पदा अवधि में ही पद रिक्त है ना। तो जैसे कि पदा अवधि में ही पद रिक्त संबंधी बातें हैं, तो 67 में ही उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसको भी जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति, अब क्या है उपराष्ट्रपति की पद रिक्त होने की स्थिति क्या है, इसको जानिए। देखिए पहला उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति क्या है, पहला त्यागपत्र, दूसरा मृत्यु, तीसरा उपराष्ट्रपति को हटाए, उपराष्ट्रपति को संकल्प द्वारा हटाया जाना, संकल्प प्रस्ताव द्वारा हटाया जाना, चौथा अन्य कारण जैसे उच्चतम न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द करना अथवा देखिए
कौन कौन सा परिस्थिति आ सकता है? तो पहला तो हो सकता है कि उपराष्ट्रपति या तो त्याग पत्र देते हैं, तो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। दूसरा क्या हो सकता है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, है ना, पद पर रहते हुए भी। तीसरा क्या है, उपराष्ट्रपति को संकल्प प्रस्ताव दिया। अब यहाँ पर अब संकल्प प्रस्ताव क्यों लिखे? बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में यह भी बात आ रहा होगा कि सर महाभियोग प्रस्ताव, तो महाभियोग प्रस्ताव ओनली फॉर राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। महाभियोग प्रस्ताव 61 में महाभियोग, कहीं भी उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं लिखा गया महाभियोग, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया नहीं है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग के दिमाग में बसा होता है कि उपराष्ट्रपति को जो है पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है, तो उपराष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया नहीं है, वह संकल्प प्रस्ताव है। अभी संकल्प प्रस्ताव कौन लाता है? उपराष्ट्रपति में लोकसभा चाहे राज्यसभा दोनों ला सकता है, लेकिन इसमें संकल्प प्रस्ताव ओनली फॉर पहले कौन लाएगा? राज्यसभा लाएगा। हम बताएंगे इसको संकल्प प्रस्ताव को, ठीक है। पहले इसको देखिए, संकल्प प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाना या अन्य कारण जैसे उच्चतम न्यायालय या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने इसको ही चर्चा किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं, बाकी चीज तो आप समझ सकते होंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। उपराष्ट्रपति बीमार भी पड़ सकते हैं, और जब उपराष्ट्रपति की जो मतलब मृत्यु हो जाए या किस परिस्थिति आ जाए तब उनको क्या होगा? संकल्प प्रस्ताव जानिए, संकल्प प्रस्ताव क्या है। संकल्प प्रस्ताव अब ये होता क्या है इसको जानिए, है ना। पहला बात, एक जो है आपको याद रखना होगा, दो सदन है, लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। क्लियर? तो आप जानते होंगे, जो लोग राष्ट्रपति को अच्छी तरह से पढ़े होंगे उनको कॉन्सेप्ट भी मिला होगा कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की प्रक्रिया पहले जो है कहाँ होता शुरू होता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाया जा सकता है, वह लोकसभा में लाया जा सकता है और राज्यसभा में लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पहले राज्यसभा में ही आएगा। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया पहले राज्यसभा में ही पूरा स्थापित किया जाएगा, राज्यसभा में ही पूरा। अब पूरा का मतलब हम बता चुके हैं, मतलब उसका एक कह सकते हैं कि अधिकार है, का अधिकार है, पूरा स्थापित किया जाएगा, पूरा स्थापित किया जाएगा। लेकिन ऐसा प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उपराष्ट्रपति को 14 दिनों पूर्व सूचना दी जाएगी। मतलब आप इस पर जैसा आराम समझिए, है ना। अगर कहीं पर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम होगा तो हम फिर भी बोल देते हैं, इसलिए कि आप सुन भी सकते हैं, सुन के आराम समझ लीजिएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया पहले कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। अब पूरा स्थापित का मतलब होता है कि सब वह राज्यसभा में ही पहले उसको जो है पारित कराया जाएगा, तो राज्यसभा में स्थापित किया जाएगा।
अब लेकिन ऐसा प्रस्ताव पारित करने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या होगा, सूचना दिया जाएगा। तो 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति क्या दिया जाएगा, सूचना दिया जाएगा। और उसके बाद 14 दिन के बाद ही सूचना देने के कितना दिन बाद, 14 दिन बाद ही यह क्या लाया जाएगा, प्रस्ताव हटाने की प्रस्ताव लाया जाएगा और उसको बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ध्यान रखिए कौन चीज है, बहुमत से। तो बहुमत का मतलब है 2/3 बहुमत नहीं बोल रहे हैं, है ना, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में ऑप्शन में आ जाएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, वह नहीं, बहुमत से, सीधे सीधे याद रखिएगा, 2/3 बहुमत है, सीधे बहुमत से। तो बहुमत का मतलब हुआ कि उपस्थित सदस्यों में की संख्या से 50+1, ठीक है, जो भी संख्या है उस संख्या का आधा से एक अधिक। आपको जो है बहुमत का प्रक्रिया क्या होता है, जो संख्या है उस संख्या के आधा से एक अधिक आ गया तो बहुमत है। जैसे राज्यसभा में टोटल सदस्य की संख्या मान लीजिए कितना है, 233 अभी है या 245 है, जो भी वो प्रेजेंट संख्या, तो जो वर्तमान संख्या है उस वर्तमान संख्या का आधा कर लीजिए और उससे एक अधिक, आधा कर लीजिए और उससे एक अधिक, उतना मत चाहिए। तो उतना मत से अगर राज्यसभा क्या करता है, पारित कर देता है, तो यह मत, ऐसा नहीं कि राज्यसभा कर दिया तो यह जो है उपराष्ट्रपति हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो यह सूचना दी जाएगी। और दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण में है इसके बाद, है ना, इसके बाद कहाँ जाएगा, लोकसभा में आ जाएगा, ठीक है। तो जो है राज्यसभा से पारित होने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं, बहुमत प्रस्ताव राज्यसभा से पारित होने के बाद बहुमत से प्रस्ताव राज्यसभा से पारित होने के बाद, राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा भेजा जाएगा, लोकसभा भेजा जाएगा। लोकसभा के सहमति मिलने के बाद ही, सहमति कह सकते हैं, लोकसभा के सहमति या समर्थन, वही वहां भी जो होगा बहुमत से पारित होने के बाद ही लोकसभा की सहमति, है ना, सहमति यहाँ कह सकते हैं बहुमत मिलने के बाद ही प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी एवं उसके बाद उपराष्ट्रपति को पद त्याग देना होगा। देखिए मतलब पहले तो राज्यसभा में गया और राज्यसभा में बहुमत से क्या हुआ, पारित हो गया। उसके बाद कहाँ जाएगा, जो लोकसभा में, और लोकसभा में भी उसका क्या होना चाहिए, उस पर समर्थन होना चाहिए। तो लोकसभा में भी जो है कोई भी प्रस्ताव समर्थन के लिए बहुमत वहां भी होना चाहिए, तो वहां भी समर्थन होना चाहिए। और लोकसभा भी अगर उसको समर्थन कर देता है तब जाकर के यह जो है पूर्ण प्रस्ताव माना जाएगा और उसके बाद उपराष्ट्रपति को पद से त्यागपत्र दे देना होगा। चलिए, तो आपको जो है थोड़ा सा उपराष्ट्रपति संबंधित यह बात जान गए। उसके अलावा जो है उपराष्ट्रपति संबंधी बहुत सारे फैक्ट्स है ना, अब उन फैक्ट्स पर भी हम चर्चा करते हैं अभी। और अभी पहला क्या है ये तो जान गए। दूसरी बात आपको जान लीजिए कि राष्ट्रपति, ये तो आपका उपराष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया हुआ। उसके अलावा जो है राष्ट्रपति के अलावा, है ना, राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति को कई ऐसी शक्तियां भी हैं। तो उपराष्ट्रपति को ऐसी शक्तियां हैं जो वह राष्ट्रपति को भी कह सकते हैं राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, कुछ है शक्ति। तो आपको कहिए कि सर पहले तो बताया कि शक्ति बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे कार्य उपराष्ट्रपति करते हैं जो संभवतः राष्ट्रपति से भी उनको भिन्न कर देता है। जैसे आप जानते होंगे कि निर्वाचक मंडल का सदस्य राष्ट्रपति को भी चुनते हैं और निर्वाचक मंडल का सदस्य उपराष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति चुनता है। आपको यहाँ भी एक चीज नोट करा देते हैं, दिमाग में बसा लीजिए, है ना, एक कॉन्सेप्ट है 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलने के बाद संसद बना जाता है। तो राष्ट्रपति संसद का क्या है, अभिन्न है। इसी को समझ रहे हैं ना।
कि अभिन्न अंग है, जब तक वह राष्ट्रपति मिलेगा नहीं तब तक संसद बनेगा नहीं। लेकिन किसी संसद का किसी भी संसद का वह सदस्य नहीं होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अभिन्न अंग होते हुए भी राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, और उपराष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग नहीं है। देखिए कितना अजीब बात है। पहली बात कि यहाँ पर थोड़ा सा रोचक बातें हैं जो बता देते हैं। चलिए, संसद का अभिन्न अंग, तो चलिए इस पर हम थोड़ा सा अगला वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। आपको जानना जरूरी है कि संसद का अभिन्न अंग होते हुए भी राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं है, और उपराष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग नहीं है, फिर भी वह किसी सदन का सभापति करते हैं। भले ही उसका सदस्य नहीं है, सभापति करते हैं और मत भी देते हैं, है ना, मत भी देते हैं। जबकि राष्ट्रपति किसी भी सदन में, लोकसभा, राज्यसभा में कहीं भी वह मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मत का प्रयोग नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति मतदान भी कर सकते हैं किसी एक सदन में। इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी रोचक बातें हैं, है ना, जो इसमें आपको छूट गया है, जो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो अगला वीडियो आप जरूर वॉच कीजिएगा, ताकि आपको जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है आपको मिल जाएगा, और इससे क्या होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आपको एक बात आपको बता दें, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप हम थोड़ा विस्तार से इसलिए चर्चा करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बढ़ सके। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे इस 1 स्टेप ऑनलाइन क्लासेस को आप प्रोत्साहित करने का कार्य कीजिए, आप किसी और को बताइए। क्योंकि होता क्या है, आप नॉलेज हम तभी यहाँ पर आपके माध्यम से ही हम किसी और को किसी और लोगों के लिए बेनिफिशियर हो सकते हैं, और यह कार्य आपके द्वारा ही होगा। अगर आप जितना इसको शेयर कीजिएगा, जितना इसको अन्य लोगों को भेजिएगा, उतना ही हमारा चैनल ग्रो करेगा, और हमें भी आपके ऐसा करने से हमें हिम्मत मिलती है, और हम भी अपना प्रयास अच्छा से अच्छा करते रहते हैं। और ऐसे हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट दे। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।